जब ये वक्फ की जाती है ये उन्हीं लोगों के लिए जो मजलूम है, गरीब है। आप ये देखिए कितना बड़ा गुनाह है, यतीम मिस्कीनों का जो हक है ये उनका हक है, उसको हम खा रहे हैं और कितने बुरी तरीके से खा रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं कहती हूँ जो लोग भी इस बात को कर रहे हैं वो संभल जाएं, सुधर जाएं, अदरवाइज उनकी आखिरत भी खराब होगी, दुनिया भी खराब होगी। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, खास करके ओवैसी जैसे लोग हैं, ये तो विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि क्यों बदलाव। असल में क्या है, देखिए ये जहाजों में उड़ने वाले लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। ये नीचे उतरकर जमीन पर हकीकत देखें तो सही, कभी आए तो सही। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। और आज हमारे साथ दोस्तों एक ऐसी मेहमान हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और बहुत सालों से उनके संपर्क में हूं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से शहनाज अफजाल जी। शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। आज हम शहनाज अफजाल जी के पास आए हैं। शहनाज अफजाल जी एक ऐसी महिला हैं जो जमीनी स्तर पर मुस्लिमों के लिए बहुत काम कर रही हैं। जाकर वो हर जगह वो देखती हैं कि क्या किसको समस्या है, कैसे कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से क्या समस्या पैदा हुई है। तो आज हम शहनाज अफजाल जी से यही बात कर रहे हैं पहले कि जो अभी टाइम चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर। शहनाज जी, वक्फ बोर्ड एक्ट जो अभी अमेंडमेंट की बात कर रही है हमारी सरकार, आप क्या मानते हैं, ये मुसलमानों के लिए अच्छा है या गलत है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो पैसा जो आता है उसकी कमाई से, उसकी प्रॉपर्टी से, वो जो ज़मीनी स्तर पर ज़मीन गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए ये जो प्रॉपर्टियां हैं ना, ये जो जिन लोगों ने भी ये डोनेट की हैं, ये उन लोगों के लिए की हैं कि जो गरीब है, गरीब तबका है। देखिए जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो कहते हैं अगर आप बेवा हो, विधवा हो, तो आपके लिए हमारे पास है और गरीब के लिए कुछ नहीं है। यानी आप ये देखिए इतना बड़ा जनसंख्या वाला हमारा देश है और उसमें जो है हमारे अमीर भी हैं, गरीब तबका ज्यादा है उसमें, जो और बीमारियां भी हैं। देखिए एक बात सुनिए, देश है उसमें सब तरीके के लोग हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो गरीब है, परेशान है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। और हम लोग जब ये वक्फ की जाती है ये उन्हीं लोगों के लिए जो मजलूम है, गरीब है। आप ये देखिए कि हमारे देश में दहेज प्रथा का एक बहुत कुरीति चल रही है, हम इसको रोक नहीं पा रहे, जिसके चलते कितनी लड़कियां अनमैरिड बैठी हैं और वो 40-45 साल की हो गई। अब उनको आप ये देखिए किसकी जिम्मेदारी है? उन लोगों ने जो उस वक्त में प्रॉपर्टी अपनी दान की, उन्हीं लोगों के लिए की गई थी ये, कि जो गरीब है, मजलूम है, वो मजलूम बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं करता, क्यों नहीं वो ये करता है? और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में हमारे गरीब लोग बैठे हुए हैं, देखिए जो पैसे वाला हो तो पैसा देके करवा लेता है अपने जो करना है कि जी इतना पैसा दे दो, आपकी पर्ची कट जाएगी, आप जो चाहे तब्दीली कर लें अपने घर में। लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से देगा? वो किराया आपको इतना दे पाता है। लेकिन आप उससे भी ये सवाल करते, देखिए वो कहते हैं ना वक्फ बोर्ड माफिया। मैं तो ये देखती हूँ जिले जिले में, गली गली में इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के, लेकिन वहां पर जो है ये माफिया बैठे हुए हैं, ये लोग खा रहे हैं। जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, आपने मौलवी लोगों के लिए उनकी सैलरी बढ़वाई थी, और आज की डेट में जो है मौलवी लोगों को 17-17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। वो बेचारे इतने परेशान हैं कि उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। आप उनके परिवार की जो है ख्वातीन है, उन लोगों से मिलिए, कितना बुरा हाल है उनका, कितना बुरा हाल आप मिलते हैं कैसे? हम उन लोगों के पास गए, उनके पास इतनी बुजुर्ग महिला, यानी एक घर में 2 विडो हैं, 2 विडो हैं, तो उनका दादी है, उनकी माँ है और खुद अपने बच्चे, परिवार, और वो मौलाना किस तरह से घर चला रहे हैं। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये बहुत लोगों की कहानी है। बहुत गरीब ऐसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठे, उनको पैसा मांगा जाता है कि आप इतना पैसा दीजिए तो आप अपने घर में तरमीम कर लीजिए,
आप अपने घर को बना लीजिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन ऐसे हुक्मरान उसमें बैठाए जाएं दिल के दिल में जो ये प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी हमदर्दी के तौर पर। और कई तो ऐसे है कि कई लोगों के बच्चे होते हुए, जो कि बच्चे नाफरमान थे, उन्होंने उसके बावजूद भी अपनी प्रॉपर्टी दान की कि नहीं, उन गरीबों तक, मजलूमों तक ये पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। तो उन लोगों ने क्या सोच कर की होगी? ताकि किसके लिए? क्या नेताओं के लिए? ये सब अपना अपना पेट भरेंगे, अपने आप को भरेंगे? सिर्फ ये गरीबों तक पहुंचना चाहिए। और मेरी एक और गुजारिश है कि जैसे कि विधवा के लिए गवर्नमेंट के पास है 25,000 रुपए देते हैं वो, मैं ये चाहती हूँ कि तरमीम में ये भी होना चाहिए कि गरीबों के लिए भी होना चाहिए। आप ये जजमेंट वो कीजिए ना, सर्वे कीजिए ना, आपके वाकई में कोई गरीब है या नहीं, वाकई में कोई हकदार है क्या हम हक तलफी तो नहीं कर रहे? आप ये देखिए कितना बड़ा गुनाह है। यतीम मिस्कीनों का जो हक है ये उनका हक है, उसको हम खा रहे हैं और कितने बुरी तरीके से खा रहे हैं। बहुत बड़ा गुनाह है। मैं कहती हूँ जो लोग भी इस बात को कर रहे हैं वो संभल जाएं, सुधर जाएं, अदरवाइज उनकी आखिरत भी खराब होगी, दुनिया भी खराब होगी। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, खास करके ओवैसी जैसे लोग हैं, ये तो विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि क्यों बदलाव। असल में क्या है, देखिए ये जहाजों में उड़ने वाले लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। ये नीचे उतरकर जमीन पर हकीकत देखें तो सही, कभी आए तो सही। ये देखते नहीं है, ये तो उड़ने वाले लोग हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, हवाओं में ही बातें करते हैं। ज़मीनी हकीकत नहीं है ये। हकीकत ये है कि आज लोग बहुत परेशान हैं, इसको जो है सुधार होना चाहिए। लेकिन ऐसे हुक्मरान, मेरी गुजारिश है ये कि जो भी इसमें बैठेंगे, इस कमेटी में बैठे, वो ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाए जिसके दिल में हमदर्दी हो, दर्द हो अपने देश को। देखिए हमें सबको साथ लेके चलना है ना। गरीबों की मदद कौन करेगा? वक्फ बोर्ड भी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कौन है उनका हमदर्द कौन होगा? तो मेरी तो गुजारिश है कि तरमीम होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बैठाया जाए और सभी लोगों को सर्वे नीचे तक, ज़मीनी हकीकत के नीचे तक, आपका ज़िले वाइज इसमें भी जो बनाए जाएं नुमाइंदे, और इसको गौर फिक्र करें और अच्छे से सर्वे हो जिसका हमें पता लग सके कि क्या हमारे ज़मीन पर हो रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं। आपने एक बात कही अभी कि दहेज की वजह से बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल। क्या ये अभी भी दहेज की वजह से लोग शादी नहीं कर रहे हैं, ऐसा है? जी ऐसा है। आपको नहीं मालूम? अभी भी ऐसा है। और देखिए, आप दहेज की वजह से शादी नहीं, वो कहते हैं कि 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए। 4 पहियों वाली गाड़ी कौन दे सकता है बताइए? गरीब आदमी कैसे देगा? अब वो क्या करता है, बाप जमीन बेचकर अपनी और बच्चों को गाड़ियां देता है। और उसके बावजूद भी लड़कियों को, देखिए अभी जो तरमीम हुई है ना, मैं ये चाहती हूँ कि कानून तो बने, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट बहुत जोरदार तरीके से, ताकत के साथ होना चाहिए। ये ताकत के साथ, अब जैसे उसका हुआ है ट्रिपल तलाक का, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, अभी भी तलाक़ें हो रही हैं, बिल्कुल अभी भी हो रही हैं। अभी एक लड़की को उसके वालिदैन ने मकान भी दिया था, उसके बावजूद भी उसे निकाल के घर से बाहर खड़ा कर दिया है और उसके हाथ में 4 लाख रुपए सिर्फ दे दिए और उसको निकाल दिया घर से। उसका घर भी खा गए, उसके बच्चों को भी खा गए अभी भी। और ये एक केस है, ऐसे बहुत केस अभी भी चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, गुजारिश करती हूँ अपने हुक्मरानों से कि इनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो वो सख्ती के साथ। बाप ने जो बेटी को मकान दिया वो भी खा गया, क्योंकि उसने ये कहा उस वक्त कि मेरे नाम करो इसको। जबरदस्ती ये नाम करवाया गया और उस लड़की को जो है धक्के मार कर निकाल दिया। और उसके माँ बाप आज हयात भी नहीं है, उसके माँ बाप मर चुके हैं, उस बच्ची को निकाल दिया है। तो ये आज भी जुल्म हो रहा है समाज में। तो हम लोग वक्फ बोर्ड का काम क्या है, क्या करते हैं वो लोग? इन बच्चियों के लिए ओवैसी जैसे लोग कभी मैंने देखा नहीं कि वो ये बात करते भी नहीं है। इस तरह की कोई बात उनके ज़हनों में नहीं, उनकी गौर फिक्र इस तरफ नहीं है। उनकी गौर फिक्र इसमें है कि हम लोग जो है बस ये विरोध कर रहे हैं इस बात का कि ये बीजेपी कर रही है, ये आरएसएस कर रही है। आप ये देखिए, जो देश का हित चाहेंगे उसको ये सब सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा, कहीं ना कहीं उनको, उनके पास तक ये अप्रोच गई होगी कि परेशान है आज समाज पीड़ित है। हर वो काम उसने किया, आरएसएस वालों ने, बीजेपी ने, कि जो तकलीफ देने वाली समाज को, जो कुरीतियाँ थी उन लोगों को दूर करने का। लेकिन इसको मैं इतना और चाहूंगी कि मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ट्रिपल तलाक की आपने बात की, तो ये किस तरह से बच्चियों को, अभी भी आप कह रहे हैं कि हो रही हैं, हम भी बहुत सारी खबरें देखते हैं और आती हैं हमारे सामने,
अब कैसे इसको, जो ये कुरीति है, इसको कैसे दूर किया जाए? नहीं देखिए, जहां तक मैं इस बात को कहती हूँ, थाने में अगर महिलाएं आती हैं इस बात को लेकर, तो वहां पर जो है ना, फिर मैंने कहा ना कि इसको हमें पूरी तरीके से सच्चाई को देखना कि सच्चाई क्या है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं भी, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं की तरफ से भी कमियां हो सकती हैं, बिल्कुल होती हैं, महिलाओं की तरफ से भी कमियां होती हैं, लेकिन हम लोग इसको जजमेंट तो सही से करें। और ये जो मासूम है वो तो पिस रहे हैं ना, जो मासूम है वो पिस रही हैं। अच्छा, ये जो ट्रिपल तलाक का जो मामला है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये मुस्लिमों के पढ़े लिखे तबके में है, या कम पढ़े लिखे तबके में है, या मध्यम वर्ग में है? ऐसा भी कुछ है क्या? मध्यम वर्ग में ज्यादा है, मध्यम वर्ग में ज्यादा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि मध्यम वर्ग में ज्यादा है अभी? देखिए, पढ़े लिखे तो है नहीं वो। हाँ। देखिए, वो अगर पढ़े लिखे हो, 2 बच्चों की माँ को कभी तलाक नहीं दे सकते। अगर एजुकेशन होगी तो वो कभी तलाक नहीं देगा। ना वो मजहबी है, ना ही वो दुनियावी है, वो तो शैतान है। 2 बच्चों की माँ को तलाक़ें दी हुई हैं और भाग जाते हैं, कोर्ट भी उनके खिलाफ वारंट निकाल देता है, उसमें भी हाजिर नहीं होते, और मजबूरी कोर्ट को फाइलें बंद करनी पड़ती है। और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो उसे छोड़ के भाग जाते हैं। प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए भाग जाते हैं, कोर्ट कहाँ तक पीछा करेगा, पुलिस कहाँ तक पीछा करेगी। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि इसको जो है सीरियसली लिया जाए, सीरियसली जो भी हम कानून बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए और मजबूती के साथ होना चाहिए। लड़कियां जो हैं, खास करके जो बेचारी ट्रिपल तलाक की शिकार हो जाती हैं, वो लड़कियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो खुद भी, उनके माँ बाप कुछ ऐसा करें, एजुकेशन से लेके तमाम चीजें, तो वो नहीं हो पाए? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि एजुकेशन तो मस्ट होनी चाहिए, और कम से कम उन लोगों को, जो डिजिटल जो आज इंडिया चल रहा है ना, उसमें जो है हम लोगों को जो महिला को सक्षम बनाना है, हमने अपने पैरों पे जरूर खड़ा कर दे। आप नौकरी करें या ना करें, आपको इनकेस, देखिए एक बात, तलाक भी हो गई और विडो भी हो जाती हैं, ऐसा भी तो है। आप ये देखिए, समाज में मैं तो बहुत ज्यादा मतलब गहराई से कि ज्यादातर पुरुष वर्ग गुजर जाता है और महिलाएं विडो रह जाती हैं। कितनी महिलाएं, अगर हम देखा जाए कि पेंशनधारी कितनी महिलाएं हैं। नहीं, पेंशन से तो बहुत काम, परिवार ही नहीं चलेगा। अब पेंशन से परिवार नहीं चलता, बहुत परेशान है, दवाइयों में गुजर जा, उनका उठ जाता है पैसा। अब ये वक्फ बोर्ड वाले उनको कुछ नहीं देते, वक्फ बोर्ड वाले उनको कुछ नहीं देते हैं। और कभी, और आपको एक और बात बताऊं, कभी देते हैं, कभी नहीं भी देते, कभी कभी देते हैं उन बच्चियों को जो गैर शादीशुदा हैं, 45 साल की हो गई हैं, 40 साल की हो गई, कभी कभी देते हैं वो, मैंने ये भी पता किया है। कभी कभी, इसका मतलब जो बीच वाले खा रहे हैं ना, पारदर्शिता नहीं है ना, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जो भी हमारे अधिकारी इस पर बैठे, उनको बहुत उससे काम करना होगा, पारदर्शिता से। बच्चियों की एजुकेशन पे अभी हम बात करते रहते हैं, बहुत सारे लोग। अभी तालिबान ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है अफगानिस्तान में, तो भारत के भी कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं देखिए, तालिबानों ने, अब तो वहां पर मैंने सुना है कि नहीं है, नहीं, वहां पूरी तरह से रोक लगा दी है, सब कुछ रोक है, सब कुछ बंद है वहां, तालिबान ने। ये बहुत दुख की बात है। और भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं कि महिला घर से बाहर नहीं निकले, उसे बस शुरुआती जो छोटी मोटी एजुकेशन है वो मदरसे में दिलवा दी जाए, और उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसे लोग भारत में। आपको मैं एक बात, तो ये बहुत दुख की बात है जो वो ऐसा सोचते हैं। जब अपने ऊपर पड़ती है ना, अपनी बेटी के ऊपर पड़ेगी, उनको तो पता लगेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आज भी शादियां भी छोटे उम्र में हो रही हैं। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि हमें जो है ना, छोटी उम्र की हो रही है अभी भी बहुत शादियां। मैंने एक बात कही थी कि रजिस्ट्रेशन हमारी शादी का, देखिए जब गुजर जाता है इंसान, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन तो है, तो शादी का क्यों नहीं है? ये बात मैंने कही है कि ये कानून भी बनना मस्ट है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जब शादी का होगा, उसमें एज भी आ जाएगी लड़की की। नहीं, गवर्नमेंट ने तो शादी के लिए बोल रखा है। क्या हमारी लड़कियां या परिवार वाले इतने जागरूक नहीं हो सकते कि हम शादियों का रजिस्ट्रेशन कराएं? नहीं, गवर्नमेंट, देखिए एक बात सुनिए, हम लोग जो है ना डंडे के भूत हैं, डंडे से भागते हैं। सबसे बड़ी हम जो सुनते हैं ना, हम पे डंडा पड़ता है ना, हम हिंदुस्तानी बहुत, मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग आदी हो गए हैं, हम लेजी हो गए हैं, आदी हो गए हैं इन चीजों के कि चलो हो रहा है तो होता रहे। लेकिन नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम अगर चाहते हैं ना, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो हम हिंदुस्तान को प्रति व्यक्ति आय देखी जाएगी। जब ये हमारा मुल्क, जो वो कहते हैं ना हम कि विश्व गुरु,
हम चाहते हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय देखी जाएगी। और यहाँ पर तो हमारे तो महिलाओं का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो समाज में जो है इतना ज़्यादा मतलब ये कि भार है एक तरह से उन बच्चियों का जो तलाकशुदा है, उन बच्चियों का जो अनमैरिड है, उन बच्चियों का जो विडो है। तो एक बहुत बड़ा तबका है। इनके लिए कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं कि जो ये तमाम मुस्लिम नेता हैं जो 3 अपने कैटेगरी बताई इन महिलाओं के लिए, कि कभी किसी ने बात की हो? क्यों नहीं करते? किसी ने कोई बात नहीं की। और वो बात करते हैं तो सिर्फ के पर्दे में बैठ जाओ, पर्दे में रहो, बाहर मत निकलो। सिर्फ उनका इतना होता है कि बाहर मत निकलो, पढ़ाओ मत। अरे आप एक बात बताइए, आप आज हम एक बात बताओ कि बेटियां ज़्यादा बल्कि काबिलियत है, बेटियों में ज़्यादा काबिलियत है बेटों से, ये हमारे लिए, लेकिन हम उनको पढ़ाते नहीं, हम उनको आगे नहीं बढ़ने मैं कश्मीर से कुछ महिलाओं का इंटरव्यू कर रहा था, डॉक्टर थी वो जी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप तो बड़े एजुकेटेड हो गए हो तमाम, और यहाँ आके और लड़के मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको एक हम रियलिटी बताते हैं कि जो ये लड़के हैं ना, ये पत्थर फेंकने में रह गए, और उन लड़कियों ने MBBS अलग अलग जगह से भारत में जा जाके कर ली। सही बहुत सही कह रहे हैं। वो लड़कियां अच्छा ऐसा नहीं है कि लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती, लड़कियां तो पढ़ना चाहती हैं और टैलेंट भी है उनमें। वो तो बहुत ज्यादा, आपको मैं बताऊं, मेवात का मैं किस्सा बताऊं, लड़की मेरे पैरों में लिपट गई कि आंटी, बच्चे उनके 10-12 बच्चे हैं, मेरे पैरों में लिपट गई। कहती है मेरे को मेरे पापा पढ़ाएं, आप इसलिए मेरे पापा को कहिए, आप आंटी आते रहिए। मेरे पैरों में वो लिपट गई बच्ची, क्या मुझे पढ़ना है। तो हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती है, टैलेंटेड। वो पढ़ा नहीं रहे थे, वो पढ़ा नहीं रहे हैं। वो तो थोड़ी सी 14-15 साल की हुई, शादी की तैयारी कर देते हैं, फिर तू बेवा हो जा, फिर तू आ जा, फिर तू बस इसी जिंदगी में उन लोगों के जो है ये चल रहा है। ये तो परिवार अच्छे हो पाएंगे इस तरह से? परिवार अच्छे संपन्न हो पाएंगे? देखिए, संपन्न परिवार कहाँ से हो पाएंगे? आप अगर मान लीजिए, संपन्न की हमारी परिभाषा क्या है? या दौलत संपन्न होने की परिभाषा? ये परिभाषा संपन्न होने की तो नहीं। देखिए एक बात है, जब परिवार में खुशहाली नहीं होगी, आपकी 2 बहनें, तो एक विडो बैठी है, एक गैर शादीशुदा बैठी है, तो क्या संपन्न मानते हैं आप उसको? क्या संपन्न मानेंगे आप? दौलत संपन्नता की वो नहीं है आपकी। ये परिभाषा आप नहीं कर सकते कि आप जो है कि आप संपन्न हो। संपन्न नहीं है ये। मैं तो हर घर में सुकून होना चाहिए, सब जो है पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मेरी बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि अपनी जिंदगी को, अगर शौहर है नहीं है तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ उनकी जो अकाउंट उनके होने चाहिए, ताकि वो 2 पैसे अगर खर्च भी करना चाहे अपनी मर्जी से। आपको मैं, इतनी बड़ा दुख की बात है, मैंने कहा कि जो मौलाना आज़ाद हमारे जो चल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन का वो चल रहा था मौलाना आज़ाद का, उसमें ये 7,000 रुपए देते थे बच्चियों को। ठीक है, 7,000 7th 8वीं तक, उसके बाद बढ़ता था 9th में, फिर 12th में। मैंने कहा कि आप ये फॉर्म भरवाइए अपनी बच्ची को। 7,000, बस 7,000, हमारा क्या होगा? 7,000 क्या होता है? मैंने कहा आप मुझे इतना बताइए, ईद पर आप अपनी बेटी को कितने हजार रुपए देते हो? कि बेटे ये आपके ईद है, कितने हजार, और आप पूछेंगे नहीं कि ये खर्चा आपने कहाँ किया। दूसरी बात, देखिए एक बात सुनिए, हम जिस संगठन में काम करती हूँ, ठीक है, मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे एक बात कही, मैं बहुत उस बात से प्रेरित हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप बच्चा पैदा होते ही अकाउंट अपने बच्चे का क्यों नहीं खुलवाते? आप जो पैसा उसका शगन आता है, उसको बचपन से पैदा होते ही जो मिलता है, आप उसको जमा कीजिए। जिस वक्त आपका बच्चा 9वीं में आएगा, ट्यूटर की ज़रूरत होगी, एजुकेशन की ज़रूरत होगी, 11th और 12th में आएगा, आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा उसके अकाउंट में। फिर दूसरी बात, उसकी जो मोहब्बत, उसका जो वो बढ़ेगा ना कि मेरे वालिदैन ने इतना किया मेरे लिए, पैदा होते ही मेरा अकाउंट खुलवाया। आप ही तो रहेंगे उसके जो मतलब गार्जियन तो आप ही हैं, तो आप अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते? मैंने ये बात कही परिवारों में। बच्ची ने मुझे कहा गया कि आगरे में गांव में हम लोग गए कि मेरे पास पैसा नहीं है मैडम, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है, 12th के बाद वो चाहती है एजुकेशन लेना, कुछ ट्रेनिंग करना, पैसा नहीं है। तभी मैंने वहां पर ये बात कही, मैं ये बात सब जगह कहती हूँ कि आप अपने बच्चों का पैदा होते ही अकाउंट खुलवाइए, एक एक पैसा। आप देखिए, आप उसका जो, हमारा जो संगठन है उसका जो सबसे पहला हमारा नारा था कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ।
आज तो गवर्नमेंट तुम्हें अनाज भी दे रही है, यानी आपको रोटी पूरी मिल रही है, रोटी पूरी मिल रही है आज आपको, उसके बाद भी पढ़ाते नहीं हो। इतना खराब माहौल है, अभी भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। समाज में इतनी तकलीफ क्यों ऐसा क्यों लगता है इनको कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? क्या बच्चियों को भी, लड़कों को भी, हाँ। देखिए लड़कों को भी नहीं भेजते, लड़कों को भी। एजुकेशन तो दोनों के लिए मस्त है ना। आप बेटियों को पढ़ा देंगे, बेटियां तो काबिल बन जाएंगी, उनके लिए लड़के नहीं मिलेंगे। ये डिसबैलेंस समाज को नहीं करना। हम हिंदुस्तानी समाज है, हमारे यहाँ शादी मस्त होती है, हमें समाज में डिसबैलेंस नहीं पैदा करना। इसलिए मैं तो एक नारा देती हूँ, बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटे पढ़ जाएंगे ना तो वो उस काबिल होंगे तो वो बच्चों को तलाक ही नहीं देंगे, उनमें इतनी ही समझ आ जाएगी, वो तलाक ही नहीं देंगे। तो ये डिसबैलेंस नहीं करना, हमको दोनों को पढ़ाना है। तो मैं ये बहुत बड़ी बात है कि अगर बेटे पढ़े लिखे होंगे तो वो तलाक में खुद नहीं देंगे। वो अपने बच्चों का पैदा होने से पहले से ही प्लानिंग, इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार होगा, पैदा होने से पहले ही उसमें समझ होगी कि नहीं मुझे अब इनके लिए जीना। वो इधर उधर के लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। मैंने मेवात के लोगों को ये कसम दिलाई मदरसे में, उनको कहा कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ ना, आप यहाँ से आप कसम उठा के जाओ कि अब आप जियोगे अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए जियोगे। देखो वालिदैन की जो खिदमत का ताल्लुक है उसके लिए तो कंप्रोमाइज है ही नहीं, किसी भी मजहब में नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, ये मैंने उनको हलफ उठवाया था, मैंने उनको कस्में दिलाई थी कि बच्चों के लिए जो ये टैलेंटेड है, ये तुम्हारा आने वाला कल है। अरे कल तुम बूढ़े हो जाओगे, काबिल नहीं होंगे, तुम्हें भी नहीं रोटी दे पाएंगे, तुम्हें भी नहीं देख पाएंगे, वो गरीब खुद होंगे परेशान, कहेंगे माँ बाप तुझे रोटी कहाँ से खिलाएं, हम ही नहीं कर पा रहे। अपना मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं, हम वो काबिल नहीं होंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। हमारा बुढ़ापा हमें देखना चाहिए कि अपने बच्चों को काबिल बनाओ ताकि हमारा कल अच्छा हो। मुझे लगता है, देखिए दोस्तों, शहनाज जी की जो बातें हैं ना, ये बातें अगर आपने कुछ परसेंट भी अपने दिमाग में डाल ली ना, तो आपका परिवार, आपके बच्चे तमाम खुशहाल हो जाएंगे। कभी जिंदगी में शायद आपको बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। अच्छा, आप बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो ट्रिपल तलाक से भी बचें, अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाएं? क्या करना चाहिए उन्हें शुरू से? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूँ। मैंने बचपन से जो एजुकेशन ली और उसके बाद से जो मैं काम कर रही हूँ समाज में, मैं बड़े डॉक्टर्स के साथ भी, वकीलों के साथ भी काम किया, जजेस के साथ भी अपने कॉलेज टाइम में हम लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया कई एनजीओज में। मैंने ये देखा कि मैं एक मैं महिला हूँ और मैं जो है कितनी बड़ी बन जाऊँ, चाहे मैं पायलट बन, लेकिन एक महिला। देखिए आप एक बार, मेरी जो तरबियत होनी चाहिए ना, वक्त टाइम टू टाइम, देखिए बहुत सारी तलाक है, मैं ये नहीं कहूँगी सब जगह पुरुष ही जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं की, जो लड़कियों की तरबियत में कमी होती है। वो कहती हैं हम घर को नहीं देखेंगे, हम अगर ऑफिशियल हैं तो ठीक है। मैं कहती हूँ जो गाड़ी है दो पहियों से चलती है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, दोनों चले, एक अंडरस्टैंडिंग। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ बनानी पड़ेगी, एक समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए एक समझ पैदा करनी होगी कि मैं एक महिला हूँ, मुझे अपना परिवार भी देखना है और अपना काम भी देखना है, दोनों ज़रूरी है। और उसमें दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और दोनों एजुकेटेड होंगे तो हमारा समाज अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा हो जाएगा, हम खुशहाल हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं हम खुशहाल बने, और खुशहाल जब बनेंगे जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी, महिला में भी। और ये नहीं कि बढ़तर नहीं, कोई भी बढ़तर नहीं है, ना पुरुष बड़ा है ना महिला बड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों गाड़ी के दो पहिए, एक भी पंचर होता है तो खराब गाड़ी नहीं चल पाती, ठीक है ना। तो दो पहियों से गाड़ी चलेगी हमारी, और वो जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी हम खुशहाल बनेंगे, हमारा देश, मेरा परिवार खुशहाल, मेरा समाज खुशहाल, मेरा देश खुशहाल। ये देखिए, ये हमें समझना होगा। हर देश में, देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो हमारी महिला है ना, वो परिवार की मालकिन होती है, परिवार को चलाती है, एक पिलर होती है, पिलर मजबूत, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर वो शिक्षित होंगी तो वो आज आधुनिक दुनिया के साथ
अपने आप को चलाएंगी, अपने आप को ले जाएंगी। सब कुछ अगर हमारी महिला सुरक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, सभ्य होंगी, तो वो पूरा परिवार उसी तरह का होगा। और जब पूरा परिवार उस तरह का होगा तो हमारा समाज ऐसा बनेगा, जैसे कि शहनाज जी ने कहा, देश ऐसा बनेगा। दोस्तों, तो यही हमारी सबसे कामनाएं हैं कि आप ऐसे बने, हमारी महिलाओं को कहीं परेशानी नहीं हो, पुरुषों को कोई परेशानी नहीं हो, सब खुशहाल हों। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप भी बताइए कमेंट करके। और आज आप हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए शहनाज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय